नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ज्ञानवापी विवाद पर सिक्के की गवाही और वैज्ञानिक सच्चाई क्या है? वोट और कोर्ट के बाहर चल रही बहसों के बीच कुछ सिक्के ने नई बहस छेड़ दी है। काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर महादेव के बाद अब एक सिक्के की वजह से अविमुक्तेश्वर भगवान का जिक्र भी छिड़ गया है और इस सिक्के को ज्ञानवापी के इतिहास से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि ज्ञानवापी की खुदाई हो तो सिक्के ज्ञानवापी का सच बता देंगे। इतिहास में ज्ञानवापी का सच, जमीन के अंदर मिले सिक्कों की गवाही, सिक्कों में है ज्ञानवापी का राज। ज्ञानवापी के विवाद के बाद कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी को मस्जिद बता रहा है तो हिंदू पक्ष शिव मंदिर होने का दावा कर रहा है। सबके अपने तर्क और सबूत हैं। हिंदू पक्ष सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ज्ञानवापी में मंदिर के निशान मिलने का दावा कर रहा है। हिंदू पक्ष ब्रह्मकमल, गुंबद पर त्रिभुज आकृति, वजूखाने में शिवलिंग का दावा, पश्चिम दीवार पर कलाकृति और सर्वे में मिले त्रिशूल और मूर्तियों के आधार पर मंदिर होने का दावा कर रहा है। मुस्लिम पक्ष वजूखाने में फव्वारा बताकर हिंदू पक्ष के दावे को खारिज कर रहा है। इन दावों के बीच इतिहास की किताबों के पन्नों से निकले इन सिक्कों ने नई बहस छेड़ दी है। वाराणसी में अभी तक कुल 10 पुरास्थल खोदे जा चुके हैं। सारनाथ से लेकर सूलटंकेश्वर तक और सरस्वती फाटक से लेकर राजघाट तक, अक्था, आशापुर। इन उत्खननों में 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के अब तक के सांस्कृतिक निरंतरता के अवशेष, सांस्कृतिक निरंतरता के प्रमाण मिले हैं। इन प्रमाणों के इतिहास को समझने के लिए इन सिक्कों को देखिए। सिक्के पर नंदी की तस्वीर दिखाई दे रही है। नंदी के सामने शिवलिंग है, नीचे अविमुक्तेश्वर लिखा हुआ है। ये सिक्का अविमुक्तेश्वर की कहानी बता रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सिक्के पर अविमुक्तेश्वर क्यों लिखा गया है? राजघाट से तमाम मोहरें मिली हैं, जिसमें एक मोहर पे अवमुक्तेश्वर शब्द का उल्लेख है और उसके साथ ही उस पे नंदी और त्रिशूल का अंकन है। तो उसे भी हम एक धार्मिक चिन्ह के रूप में, धार्मिक प्रमाण के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। आखिर ये धार्मिक चिन्ह किस चीज का प्रमाण है? राजघाट से इसका क्या संबंध है और क्यों इसे ज्ञानवापी से जोड़कर देखा जा रहा है? इस सवाल को समझने के लिए आपको इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। उस पे जो उल्लेख है उसके शैली के आधार पर उसे गुप्त काल का मानते हैं, लगभग 4वीं सदी ईस्वी। ये मुद्राएं प्रमाणित करती हैं कि गुप्त काल से लेकर 9वीं शताब्दी तक अविमुक्तेश्वर की पूजा काशी में प्रचलित थी। सिक्कों पर अविमुक्तेश्वर का जो चिन्ह दिखाई दे रहा है उसमें त्रिशूल, परशु, नंदी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इससे ये भी पुष्टि होती है कि एक और देवता का कोई ना कोई मंदिर यहाँ पर जरूर रहा होगा। ज्ञानवापी का जो इतिहास है वो बहुत ही प्राचीन है। इसके बारे में जो हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के द्वारा देखें तो राजघाट में जो उत्खनन हुआ है और उसकी जो मोहरें है उसमें अविमुक्तेश्वर मिला है। तो ये वही परिक्षेत्र है, ज्ञानवापी का ही परिक्षेत्र है, जहाँ पे अविमुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया। 2012 में हुई खुदाई में ये मोहरे सिक्के मिले थे। 1960 से लेकर 1969 तक राजघाट पर खुदाई हुई थी। उस वक्त भी अविमुक्तेश्वर भगवान से जुड़ी निशानियां मिल रही थी। बाद में उसे विश्वेश्वर, काशी विश्वनाथ नाम से हम आगे के समय में उसको देखते रहे, जानते रहे, उनका नामकरण हुआ। जहाँ तक रही बात वहाँ मंदिर के तोड़ने की, तो निश्चित रूप से औरंगजेब के समय ऐसे फरमान भी मिलते हैं, ऐसे सोर्सेज उपलब्ध है हमारे पास, जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि औरंगजेब के समय मंदिर को तोड़ा गया। इन मुद्राओं पर गुप्तकालीन लिपि से लेकर 8वीं-9वीं शती में प्रचलित लिपियों के अक्षर अंकित हैं। पुरातत्व विभाग की माने तो इसका इस्तेमाल व्यापारी करते थे। निश्चित तौर पे बनारस व्यापार का एक बड़ा केंद्र रहा है और मोहरें प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों का एक प्रमाण मानी जाती हैं। तो बनारस में राजघाट के उत्खनन से ऐसे तमाम मोहरें मिली हैं जिसपे उस समय के अनेक व्यापारी संगठनों और यहाँ पे वैदिक अध्ययन का केंद्र हुआ करता था, उन स्कूलों से संबंधित मोहरें भी। लेकिन सवाल ये है कि ज्ञानवापी से इन मोहरों का क्या संबंध है? इस सवाल का जवाब बीएचयू के इतिहासकार अनुराधा सिंह ने बताया कि जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी है वहां पर गढ़वाली सभ्यता की चीजें हैं
उस वक्त इन्हीं मोहरों का इस्तेमाल व्यापार के लिए होता था। बाद में मुगलों ने तोड़कर मस्जिद बना ली। और आज भी उसके स्रोत है कि वो मंदिर का जो पिछला दीवार है वो गढ़वाल कालीन हिंदू धर्म का स्थापत्य कला का एकदम जीता जागता हमारे पास प्रमाण है। लेकिन और साथ में ऐसा लगता है मस्जिद उस पर जस्ट लटक रहा है और दीवार गढ़वाल कालीन है। अगर ज्ञानवापी की खुदाई हो तो ऐसे सिक्के मिलने की संभावना है, क्योंकि गुप्त काल में काशी में ऐसे ही सिक्के चलते थे और उस वक्त मुगलों का नाम और निशान नहीं था। धार्मिक मान्यताओं को माने तो यहाँ पर भगवान शिव कैलाश के लौटने के बाद अभिमुक्तेश्वर के रूप में ही रहते थे। काशी जाने के बाद 2 शर्तें रखी गई कि पराम्बा जगदम्बा से पूछा विश्वेश्वर ने कि मैया तुम क्या करोगी यहाँ रहकर। तो मैया ने कहा कि हम सबको भोजन देंगे। मैया ने पूछा बाबा से कि प्रभु आप क्या करोगे। कहा मैं अवमुक्तेश्वर नाम से यहाँ स्थापित होऊंगा, मैं काशी कभी नहीं छोड़ूंगा। जब यह सृष्टि जब से प्रारंभ हुई है और रहेगी और जब तक अंत तक रहेगी तब तक इस काशी को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब मैं अभिमुक्तेश्वर के रूप में यहाँ बैठूंगा और करूंगा क्या, सबको मुक्ति प्रदान करूंगा। और सर्वे रिपोर्ट के दावों के मुताबिक ज्ञानवापी के तहखाने में हिंदू मंदिरों से जुड़े कई चिन्ह हैं। त्रिशूल, शेषनाग, ब्रह्मकमल जैसे बहुत सी कलाकृतियां दीवारों पर पाई गई। यहां तक कि वजू खाने में मिले गोलाकार आकृति के पत्थर को हिंदू पक्ष शिवलिंग मान रहा है। लेकिन इन सब दावों के वैज्ञानिक सच्चाई क्या है? जो दस्तावेज हैं, जो नक्शे हैं, वो क्या कह रहे हैं? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूगोल के प्रोफेसर ने रिसर्च में खुलासा किया कि काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ज्ञानवापी ही काशी का मूल केंद्र है। तो त्रिशूल लेकर के उन्होंने पृथ्वी पर मारा, फिर छेद हुआ, उससे जल आया, उन्होंने पिया और फिर वहीं से तब हो गया ज्ञानवापी। पौराणिक मान्यताओं में ज्ञानवापी के अस्तित्व की कहानियां तो आपने सुनी होगी। आज आपको ज्ञानवापी का वैज्ञानिक प्रमाण बताने जा रहे हैं। न्यूज 18 की टीम ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के प्रोफेसर से बात की। प्रोफेसर पीबी राणा ने दुनिया के कई देशों की यूनिवर्सिटी के साथ काम किया है और उन शहरों की पुरानी बनावट पर बड़े रिसर्च किए हैं। प्रोफेसर राणा ने ज्ञानवापी को लेकर कई वैज्ञानिक प्रमाण इकट्ठा किए। आइए एक एक करके समझते हैं कि ज्ञानवापी आखिर है क्या। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा है कि ज्ञानवापी काशी के मूल केंद्र में है, यानी शिव ने त्रिशूल में पानी वहीं से निकाला था। प्रोफेसर राणा बताते हैं, तो ठीक उसी तरह से जैसे आपके शरीर में माँ के गर्भ से आपने इसी नाल से ही सब कुछ पाया है, जिसको हम नाभि कहते हैं, और अलग होते हैं तब आप संसार में आते हैं। तो यही शब्द जो है आर्किटेक्चर में हम लोग साइंस में इसको एक्सिस मुंडी कहते हैं। वह नाभि केंद्र जहाँ से पूरी की रचना चलती हो जब आप बाहर आते हैं। काशी के केंद्र में ज्ञानवापी कैसे? ज्ञानवापी में शिवलिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है। प्रोफेसर राणा ने उस सिद्धांत को भी बताया जिससे काशी के केंद्र में ज्ञानवापी है। एक सिद्धांत है कि जहाँ सबसे अधिक ग्रेविटेशन हो या जियोमैग्नेटिक फोर्स हो, वो सबसे बड़ा ऐसा अट्रैक्टिव केंद्र होगा जो सभी शक्तियों को खींचेगा। इस रूप में ये सर्वे शुरू होता है 93 से 1993 से जो 2002 तक चला है। वैज्ञानिक रिसर्च में ज्ञानवापी ही केंद्र। 1992 से 2002 तक चले इस रिसर्च से साफ हो गया कि पौराणिक मान्यताओं का वैज्ञानिक आधार भी है। नापा गया तो पता लगा सबसे अधिक ग्रेविटेशन फोर्स ज्ञानवापी पर ही है। तो ये बात जो वो बार बार कहता है कि नाभि है, केंद्र है, जड़ है, शिव आए, ये वैज्ञानिक प्रूफ के वैज्ञानिक रिसर्च शोध पत्रों में छप चुका है। काशी के केंद्र में ज्ञानवापी का वैज्ञानिक प्रमाण मिलने के बाद अब उस परिसर की जानकारी की बारी आई। प्रोफेसर राणा साक्ष्यों और प्रमाणों के साथ परिसर की जानकारी देते गए और ज्ञानवापी के रहस्यों से पर्दा उठता गया। 1822 में श्रृंगार गौरी पूजा। ये तस्वीर 1822 की है। ब्रिटिश फोटोग्राफर प्रिशेम्प ने ये तस्वीर ली थी। जरा गौर से देखिए, इसमें 2 साधु खड़े हैं। यही वो पीछे की दीवार है जहाँ पर श्रृंगार गौरी की पूजा की जाती थी। भले ये गिर गया, पीछे से आपने मस्जिद ये पोर्शन रखा, पीछे से सब कुछ तोड़ दिया, लेकिन
पीछे लोग जाके पूछते रहे और इस दीवार पर चिन्ह बना करके श्रृंगार गौरी का सिंदूर लगा के माँ की आराधना चलती रही। प्रोफेसर राणा का दावा है कि ज्ञानवापी को लेकर गलत प्रचार किया गया, जबकि रिकॉर्ड में ज्ञानवापी मस्जिद नहीं औरंगजेब मस्जिद दर्ज है। प्रोफेसर राणा ने अपने रिसर्च में पाया कि आदिकाल से ज्ञानवापी का स्थान का वैज्ञानिक प्रमाण मिलते हैं। ये बीच में देख रहे हैं जिसका नाम औरंगजेब मास्क है, लेकिन प्रचार कर दिया ज्ञानवापी मास्क। ज्ञानवापी मास्क नाम का कोई मास्क है ही नहीं है। ज्ञानवापी तो जगह का नाम है, जो मैंने अभी बताया सबसे प्राचीनतम स्थल है। तो उसको आपने उस पर जोड़ दिया और ऐसा प्रचार कर दिया, यह भी एक बहुत बड़ी गलती थी। आज भी साहित्यिक गलती है, सभी कह रहे हैं ज्ञानवापी। प्रोफेसर राणा ने ज्ञानवापी परिसर का प्राचीन नक्शा भी दिखाया और साथ ही उसके आर्किटेक्चर को भी समझाया, जिससे साफ पता चलता है कि ज्ञानवापी की असली स्थिति क्या थी। तो जब इसको नापना ये शुरू किए हैं तो आपको लग रहा है डिजाइन है, लेकिन छोटी डिजाइन है। लेजर बीम से एक एक चीज को देखा गया है। आप देखिए अलाइनमेंट इसे हम कहते हैं, एकदम जैसे ऐसे था। इसको प्रिंसिप कहता है कि ये मंदिर सीधे है ही नहीं है, ये ब्रह्मांड का रूप है। और उसने एक नया शब्द दिया अंग्रेजी में जिसमें कॉस्मोग्राम कहते हैं। कॉस्मोस नहीं, कॉस्मोग्राम माने ब्रह्मांड को डिजाइन में बना देने की इसमें 9 तल हैं। शिवलिंग और नंदी का कनेक्शन। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। साथ ही मंदिर परिसर में नंदी की दिशा को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रोफेसर राणा ने ब्रिटिश काल के मैप को दिखाते हुए आर्किटेक्चर के जरिए वैज्ञानिक प्रमाण भी बताया। तो ये नंदी है, यहाँ पर वो शिवलिंग पाया गया, गंगेश्वर के सिद्ध में ऐसे आ रहा है। तो एक और बात थी कि जब नंदी जल शिव का एक एंगल होता है, ये एक प्रथा रही है बनाने की, तो वो एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो नापा 87 फीट लगभग है, 83 पॉइंट कुछ लिखा है रिपोर्ट में जो लीक हुआ है, ये है। और यहाँ से एंगल वही है, तो ये कैसे हो सकता? अगर धर्म ग्रंथों में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ज्ञानवापी ही काशी का मूल केंद्र और अविनाशी तत्व है, प्रोफेसर राणा के मुताबिक विज्ञान भी सिद्ध करता है कि ज्ञानवापी शिव का मूल केंद्र है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए राजीव सिंह की रिपोर्ट। और ऐतिहासिक सिक्कों के रहस्य अभी जानना बाकी है, लेकिन ज्ञानवापी केस में आज का दिन बेहद अहम है। आज दोनों पक्षकारों को सर्वे रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जिला अदालत में मामले की सुनवाई होगी। 30 मई 2022 दिन सोमवार, यानी आज ज्ञानवापी केस में मस्जिद की दीवारों पर बरसों तक कैद रहा सच सामने आएगा। दरअसल कोर्ट सभी पक्षकारों को सर्वे रिपोर्ट सौंप देगा। सर्वे के दौरान लिए गए फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ भी सौंपे जाएंगे। माना जा रहा है कि आज सुनवाई के बाद सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौंप दी जाएगी। हालांकि रिपोर्ट सौंपे जाने पर मस्जिद कमेटी आपत्ति जता चुकी है। इस तरह की बात प्रतिवादियों द्वारा करना कि माहौल देश में खराब हो सकता है, ये निरर्थक और व्यर्थ है। ये शुरू से ही नहीं चाहते हैं कि वो जो कथित मस्जिद जिसको ये कहते हैं, जो हमारा आदि विश्वेश्वर मंदिर है, उसके साक्ष्य जो है सार्वजनिक न हो। जबकि सारा देश जानता है, सारा इतिहास बताता है, सारे सरकारी तमाम ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी मंदिर है, था, इसका प्रमाण है। ये चाहते हैं कि ये साक्ष्य जो है जनता के बीच में न जाए। दरअसल मस्जिद कमेटी की दलील है कि रिपोर्ट, फोटोग्राफ, वीडियो पक्षकारों को सौंपे गए तो वो सार्वजनिक हो सकते हैं, माहौल बिगड़ सकता है। क्योंकि जनता के बीच में जाएगी तो लोगों में एक कौतूहल बनेगा, लोगों का दबाव, जन दबाव जिसको कहते हैं, सरकारों पे बनेगी, देश पे बनेगी कि भाई इसको मंदिर को हैंड ओवर कर दिया जाए। इसीलिए ये प्रतिवादी थोड़ा घबराते हैं। और रह गई बात वीडियोग्राफी वगैरह का, तो माननीय न्यायालय ने कल कहा है कि हम इसको जारी कर देंगे। और ठीक है, ये न्यायालय तक सीमित रहना चाहिए, चूँकि ये साक्ष्य के रूप में भाई वादी, प्रतिवादी या जो जुड़े पक्षकार हैं उनका ये निजी मामला है। साक्ष्य के तौर पे सभी लोगों को काम आएगा। बहुत पब्लिक डोमेन में, मीडिया में नहीं जानी चाहिए, ये हमारा भी अपना सोचना है। ज्ञानवापी मस्जिद केस में
आज का दिन काफी अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज मस्जिद केस की भी सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान बहस जहां पर खत्म हुई थी, वहीं से बहस को आगे बढ़ाया जाएगा, यानी मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखेगा। के नीचे जो आधार है अर्गा इस लिंक का, ये जो बाहर दिखाई दे रहा है 2.5-3 फीट का, इसके नीचे कहाँ ये ज़मीन से जुड़ा हुआ है, कितने नीचे हैं, जो चारों तरफ तहखाने में भी मलबा भरा हुआ है, और उसके बाद जो दीवारों से बंद कर दिया गया है, जो असली वास्तव में जो गर्भगृह के तहखाने हैं, जहाँ आदि विश्वेश्वर हैं, श्रृंगार गौरी हैं, यह तमाम विग्रह हमारे जो पड़े हैं, जिनको उस तहखाने में चारों तरफ दीवारों से बंद किया गया, जहाँ हम लोग प्रवेश नहीं किए, उस प्रवेश करा के हम लोगों को सर्वे कराने का हम लोगों ने प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष दिया है। अब उनको निर्णय लेना है कि पुनः इस सर्वे को आगे बढ़ाया जाए कि क्या किया जाए। बता दें कि अदालत अभी सीपीसी के ऑर्डर 7/11 पर सुनवाई कर रही है। मुस्लिम पक्ष का तर्क है केस उपासना स्थल एक्ट 1991 का उल्लंघन है, लिहाजा केस को खारिज कर देना चाहिए। 26 मई को सुनवाई के दौरान भी मुस्लिम पक्ष ने यही तर्क रखा था। 26 मई को मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर वाद पत्र के 12 पैराग्राफ भी पढ़े थे। जानकारी के मुताबिक मुस्लिम पक्ष की दलील के बाद हिंदू पक्ष अपनी दलील रखेगा, जिसके बाद ही अदालत ये फैसला करेगी कि केस पर आगे सुनवाई की जाए या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। आरोग्य रक्षक सम्मान में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरूप दास गुप्ता जी। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अरूप दास गुप्ता जी। नमस्कार डॉक्टर अरूप दास गुप्ता जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या डायबिटीज के मरीजों को अपनी दवाएं रेगुलर लेनी चाहिए? डायबिटीज आपका डायग्नोज हो चुका है तो आपको नियमित रूप से अपने डॉक्टर के आदेश अनुसार दवाइयां रेगुलर लेनी चाहिए। डॉक्टर अरूप दास गुप्ता जी, ब्लड शुगर के ज्यादा होने के लक्षण क्या होते हैं? बहुत ज्यादा प्यास लगना, भूख ज्यादा लगना, पेशाब की मात्रा ज्यादा होना, ये सब चीजें जो है प्राथमिक लक्षण होते हैं शुगर के मरीजों में। और जब थोड़ी बीमारी और पुरानी हो जाती है तब धीरे धीरे जब शरीर में शुगर के लेवल्स बढ़े रहते हैं तो फिर धीरे धीरे ये नसों पे, हार्ट पे, किडनी पे, आंखों पे भी असर करते हैं। डॉक्टर अरूप दास गुप्ता जी, डायबिटीज के बेहतर मैनेजमेंट के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? डाइट में आपको खाने पीने में विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि शुगर वाली चीजें आप ज्यादा न लें। एक्सरसाइज नियमित रूप से करें। अगर इन दोनों चीजों से अगर आपका शुगर कंट्रोल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर तब भी नहीं कंट्रोल हो पा रहा है तो फिर आपका ये जरूरी है कि आप दवाइयां खाना चालू कर दें। डॉक्टर अरूप दास गुप्ता जी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको आरोग्य रक्षक सम्मान से सम्मानित करता है। आपने डायबिटीज से जुड़ी जरूरी जानकारी हमारे साथ शेयर की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।